अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। जब अब से चंद घंटे पहले मैंने अपना पिछला वीलॉग किया जिसमें मैंने फोकस किया नेशनल सिक्योरिटी पे और तहरीक इंसाफ की उस डिमांड पे कि शहबाज शरीफ हुकूमत को बताना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए कि अमेरिकन ड्रोन ने अफ़गानिस्तान में जो ड्रोन स्ट्राइक की जिसमें आयमन जहवारी मारे गए, उसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान की सरजमीन को या पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया। और मैंने ये वाज़ेह किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात ये पोजीशन लेती है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान के रीजनल ताल्लुकात के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव जो है स्टेप है जो पाकिस्तान की और जमातों को भी इस किस्म का स्टेप लेने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस हवाले से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में, सेनेट में डिबेट होनी चाहिए। सेनेट में पीटीआई की प्रेजेंस भी है और वहाँ पर इसकी डेफिनेटली डिबेट होनी चाहिए और शहबाज शरीफ हुकूमत को ब्लैक एंड वाइट में ये बात वाज़े करनी चाहिए। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल ज़रदारी, उनको ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में लिख के ये बात वाज़े करनी चाहिए कि इस पे पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस को अमेरिका के ड्रोन्स ने इस्तेमाल किया है और ये सारा मामला जो है क्या, और इसके हवाले से जितनी ज़्यादा बदगुमानी है, इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन है, इसको इट हैज़ टू कम टू रेस्ट। लेकिन इसी वीलॉग में मैंने कहा था कि आज के दिन में, गुज़श्ता 24 घंटे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं और इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को मैं एक सेपरेट वीलॉग में डिस्कस करूंगा। ये वो वीलॉग है जिसमें हम इन पॉलिटिकल अंदरूनी डेवलपमेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब 2-3 डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं जिनको हम पहले मैं लिस्ट कर दूं। ईसीपी ने 2 रेफरेंसेस में इमरान खान साहब को बुला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने ये भी ऐलान कर दिया है कि 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 25 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ये एक सेकंड डेवलपमेंट है। उसके अलावा जवाबन ये भी पता चला कि इमरान खान साहब ने कहा कि 9 हलकों से वो खुद ही खड़े हो जाएंगे, मुकाबला करेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और फिर ये भी डेवलपमेंट है जहाँ तहरीक इंसाफ ने, फवाद चौधरी साहब ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स के हवाले से शहबाज शरीफ हुकूमत से मुतालबा किया कि शहबाज शरीफ हुकूमत अपनी पोजीशन को क्लियर करे, ब्लैक एंड वाइट में बताए कि इनकी क्या हकीकत है, क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ हुई है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब ने ये डिमांड किया कि हम ये तवक्को करते थे। और ये मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहाँ तहरीक इंसाफ ने कहा कि 30 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं है, शहबाज शरीफ हुकूमत को और शरीफ ज़रदारी हुकूमत को इलेक्शन की एक तारीख देनी होगी। और इस हवाले से अगले 48 घंटे में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा अजमा और कॉन्ग्रीगेशन जो है उसकी तारीख तहरीक इंसाफ देगी, अभी तारीख देगी और फिर वो कॉन्ग्रीगेशन होगा और फिर कॉन्ग्रीगेशन में डिमांड किया जाएगा कि हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। तो ये वो 4 किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। इसमें अगर आप एक और डेवलपमेंट ऐड कर लें, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार है अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा, उसमें एक स्टोरी छपी है PMLN के ज़राए से जिसमें क्लेम किया गया है कि PMLN इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत हैजान का शिकार है, बुरहान का शिकार है। और PMLN के अंदर थिंकिंग ये है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आते, और नवाज़ शरीफ साहब को वापस आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे तो फिर PMLN की सियासत के लिए कोई होप है। अदरवाइज़ इस वक्त PMLN जो है टोटली फ्रेगमेंटेड है, डीमोरलाइज है। अब ये जो 5 किस्म के डॉट्स मैंने टेबल के ऊपर प्लेस कर दिए, अब हम इनको एक एक करके कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 रेफरेंसेस में इमरान खान साहब को बुलाया है। एक रेफरेंस का ताल्लुक है तोशा खाने के एसेट्स को नॉट डिक्लेयर करने के हवाले से। ये वो रेफरेंस है जो मोहसिन रांझा साहब ने और PDM के कुछ और लीडरान ने इलेक्शन कमीशन के सामने प्लेस किया। दूसरा रेफरेंस वो है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोहिबिटेड फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक शो कॉज नोटिस इशू किया हुआ है कि इमरान खान साहब आएँ और मैं आपको डिफेंड करें कि इन एसेट्स को जो है इन एसेट्स को कॉन्फिस्केट क्यों ना कर लिया जाए बाहर के सरकार। ये तो 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ को इसके साथ ही शामिल कर लें जहाँ इलेक्शन कमीशन ने 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एक पूरा टाइम टेबल और स्केड्यूल जो है वो दे दिया है इलेक्शन के हवाले से जहाँ ज़िमनी इंतखाबात हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि यूँ तो कोई 130 से ज़्यादा इस्तीफ़े जो हैं वो सबमिट किए थे 11 अप्रैल 2022 को, और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने उनको एक्सेप्ट करके फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके सेक्रेटेरिएट को इन्फॉर्म कर दिया था कि फॉरवर्ड कर दें इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और ये भी याद रहे कि जब हुकूमत ख़त्म हो गई थी इमरान खान साहब की और स्पीकर मुस्ताफ़ी हो गए थे असद कैसर साहब, तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो हैं ही रिटेन्ड हिज पोजीशन टिल 15th and 16th of April फॉर द ओनली रीज़न, और वो रीज़न ये था कि जो इस्तीफ़े हैं, चूँकि असूली तौर पे फ़ैसला
10 तारीख को ही हो गया था, 10 अप्रैल को। 9 तारीख की रात को, आधी रात को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। 10 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। 10 तारीख को ये फैसला हो चुका था कि तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े दे देगी। इस्तीफ़े कलेक्ट कर लिए गए। कासिम सूरी साहब ने उनको अनाउंस कर दिया, फॉर्मलाइज़ कर दिया, फाइनलाइज़ कर दिया 11 अप्रैल को, और इसी वजह से वो ठहरे थे अपनी पोजीशन में, और चंद दिन के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन से, डिप्टी स्पीकर की पोजीशन से रिज़ाइन किया था। लेकिन जब राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर बने नेशनल असम्बली के, तो उन्होंने इन्हें फॉरवर्ड नहीं किया इलेक्शन कमीशन को, इनको रिकग्नाइज़ करने से इनकार कर दिया, और उसके बाद 3 माह से ज़्यादा टाइम पीरियड गुजर चुका है कि इन इस्तीफ़ों पर बहस होती रही, इनको रिकग्नाइज़ नहीं किया गया कि हैंड रिटन होने चाहिए, सिग्नेचर ठीक नहीं है, एक बंदा आके वेरीफाई करेगा, प्रोसेस चलता रहा। वहाँ तक तो चले बात समझ आती थी जहाँ ये पोजीशन थी कि चूँकि ये मेम्बरान ने अपने हाथ से नहीं लिखा, इनफरादी तौर पे आके वाउच नहीं किया, आके बयान हल्फी नहीं दिया, तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, और इस किस्म की एक्सक्यूज़ कि इनसे इमरान खान ने ज़बरदस्ती फ़े दिला दिए हैं, बेचारों का दिल तो नेशनल असम्बली में था, ये सारी कहानी चल सकती थी। लेकिन उसके बाद उनको पीसमील रिकग्नाइज़ करने का कि 9 अभी कर लेते हैं, फिर 9 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, ये ज़ाहिर है कि एक टोटल मेलाफाइड किस्म की स्ट्रैटेजी है, जिसका मकसद सिर्फ कैओस मचाना है कि हम तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को डिफरेंट किस्म की चीज़ों में उलझा दें। अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं। पीडीएम की जमातों की ये स्ट्रैटेजी होना मेक सेंस, बिकॉज वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ सफ़ारा हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना, मुख्तलिफ हीलों बहानों से इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को फ्रस्ट्रेट करना उनका पॉलिटिकल राइट है, वो ये गेम्स खेल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन कहाँ फिट होता है? इलेक्शन कमीशन हर वो चीज़ करने को तैयार है जो पीडीएम के इंटरेस्ट में है और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, विच एड्स ट्रिमेंडस क्रीडेंस टू दी एलिगेशन। जब असद उमर साहब लगाते हैं या इमरान खान लगाते हैं या तहरीक इंसाफ के और लीडर लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन का अपना कोई जुदागाना तशख़्ख़ुस ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राजा सिकंदर सुल्तान साहब की कोई आज़ादाना हैसियत है ही नहीं। राजा सिकंदर सुल्तान के तहत ये इलेक्शन कमीशन हर वो चीज़ करने को तैयार है जिसकी पीडीएम को या इस वक्त निज़ाम को या पीडीएम के पीछे जो गैर सियासी ताकतें हैं उनको उसकी ज़रूरत है। बहरहाल अब इन इलेक्शंस का जल्दी तेज़ी से बड़े क्विक तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान कर दिया। अब 3 चीज़ें मैंने आपको इकट्ठी कर दी, 2 रेफरेंसेस इमरान खान के ख़िलाफ़, एक इलेक्शन कमीशन का क्विकली बाय इलेक्शन का स्केड्यूल दे देना। इससे पहले 2 दिन पीछे चले जाएं, फेडरल गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इमरान खान को नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर डाल दें और बहुत से लीडरों को डाल रहे हैं। फेडरल कैबिनेट का ये कहना, जो कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हम एक डिक्लेरेशन करेगी वफाकी हुकूमत, 15 दिन के अंदर अंदर उसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेज रहे हैं इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तो ये सारी 4-5 चीज़ें आपके सामने इकट्ठी हो गई हैं टेबल में। अब अपने आप से सवाल पूछें कि इन तमाम चीज़ों का मकसद है क्या? इनका सिर्फ एक मकसद, इनका मकसद है कि मामलात को इतना उलझा दिया जाए, इतने लीगल, कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल इश्यूज़, इतने ट्रिवियल इश्यूज़ खड़े कर दें, इतनी कायोटिक सूरत हाल पैदा कर दें कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ इलेक्शन के ऊपर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे फोकस ना कर सकें, मुख्तलिफ अदालतों में खड़े हुए। आपको पता है कि इमरान खान को हर 10 दिन के बाद सेशन कोर्ट्स में जाके अपनी बेल भी करवानी पड़ती है, ठीक? तो इमरान खान अपनी बेल भी करवाए, अपने आप को नो फ्लाई लिस्ट से भी निकाले, उसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में भी जाके लड़े, वहाँ नैब का केस भी पीटीआई लड़ रही है, ज़िमनी इंतखाबात भी शुरू हो जाएं ताकि पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो हैं वो इस साल ना हो सकें, वो डिले होते चले जाएं, 3 महीने क्या, 4 महीने क्या, वो 5-6 महीने तक ना हो सकें, बात मार्च अप्रैल तक पहुँच। ठीक, ये वो चीज़ है जिसका हम पहले भी 3-4 वीलॉग्स में जिक्र कर चुके हैं। अब इसमें एक नई चीज़ ऐड कर दें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो स्टोरी है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो पीएमएलएन के ज़राए से ट्रिब्यून अखबार ने लिखी है, जिसमें कहा गया कि पीएमएलएन डिमोरलाइज है और जब तक नवाज शरीफ साहब वापस आके पीएमएलएन को एक लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, उतनी देर तक पीएमएलएन का जो है कोई फ्यूचर नहीं है इस वक्त सियासी, और नवाज शरीफ साहब का वापस आना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट स्टोरी थोड़ी सी मज़ाक खेज़ है जो ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब को पीएमएलएन की खातर कुर्बानी देनी चाहिए और उनको अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए कि उनको आते हुए किस किस्म के लीगल मसले हो सकते हैं, वो जेल में जा सकते हैं एंड सो ऑन। तो पीएमएलएन को बचाना जो है वो नवाज शरीफ साहब का इस वक्त एक बहुत बड़ा फरीज़ा है, ये वो स्टोरी कहती है। इसके अंदर एक चीज़ छुपी हुई है, वो चीज़ ये छुपी हुई है कि पीएमएलएन ये भी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंसेस ला के इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का स्पेक्टर खड़ा करके कि इमरान खान ने मिस डिक्लेरेशन की है,
जिस तरह से नवाज़ शरीफ साहब को मिस डिक्लेरेशन के ऊपर या एसेट छुपाने के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, इमरान खान ऑल्सो फेसेस द सेम बैन। हेयर PMLN implies कि लेट्स हैव अ डील। और अगर आप टेलीविज़न चैनल में बाज़ लोगों की जो PMLN के लीडरान हैं, ये PPP के लीडरान हैं, ये सो कॉल्ड अलाइड कमेंटेटर हैं, तो उनकी बातों के अंदर से भी आपको इस चीज़ की बू आती है, आपको ये आर्गूमेंट नज़र आता है कि देखिए नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी ज़्यादती हुई थी, इशू छोटा सा था, इमरान खान साहब के साथ भी इशू अब ये खड़ा हो गया है, इशू तो बहुत बड़ा नहीं है, हम तो नहीं समझते। जैसे मैं सुन रहा था जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब को एयरवाई के प्रोग्राम के अंदर वो बोल रहे थे, और उनका कहते हैं मैं नहीं समझता कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन लीगल इशू तो बन गया है, इसलिए जिस तरह नवाज़ शरीफ का बन गया था इस तरह इमरान खान का भी लीगल इशू बन गया है, तो दोनों ही के इशू जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। तो आप मसलसल गुज़श्ता 48 या 72 घंटे से ये आर्गूमेंट टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि हल होना चाहिए। तो हल ये है कि किसी तरह से इमरान खान को भी छोड़ दें, इमरान खान को भी फारिग करें इन केसेस से, लेट्स हैव अ डील बिहाइंड द सीन। तो एक स्पेक्टर खड़ा कर रहे हैं फॉर चैलेंज फॉर द इमरान खान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ को भी आने दें, उसके लीगल मसले भी ख़त्म करें, इमरान खान के लीगल मसले भी ख़त्म करें। तो ये एक किस्म की सिचुएशन है कि ऑन द फेस ऑफ इट एक बहुत बड़ी जंग हो रही है, लेकिन इसके पीछे PMLN की जो सियासी कमज़ोरियाँ हैं वो बड़ी अच्छी तरह से नज़र आ रही हैं। जैसे कि आप ट्रिब्यून की स्टोरी में देखते हैं, इट्स अ नाइस डिटेल्ड स्टोरी, और वो उस मेरा जो एनालिसिस है गुज़श्ता 2-3 व्लॉग्स का, उसको ये स्टोरी जो है ये सपोर्ट करती है कि PMLN सियासी एतबार से बहुत कमज़ोर है। हुकूमत उनके पास ज़रूर है इस वक्त इस्लामाबाद के 12-13-14 स्क्वायर मील या किलोमीटर के ऊपर, लेकिन असल में दे आर लुकिंग फॉर अ डील टू बेसिकली रिहेबिलिटेट PMLN इन पंजाब। तो ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। अब ये सब कुछ जब हम देखते हैं तो तहरीक इंसाफ की काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? तहरीक इंसाफ की काउंटर स्ट्रेटजी में आपको 2-3 कंपोनेंट्स जो है नज़र आते हैं। एक वो कंपोनेंट है जहाँ तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऐलान, ये प्रेस रिलीज, ये स्टेटमेंट आती है कि अगर इन 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 25 सितंबर को इलेक्शन होता है, ये होता है या नहीं होता ये क्लियर नहीं है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी मूव की है कि जो कुछ किया जा रहा है पीस मील इस्तीफ़ों को रिकग्नाइज़ करने के लिए राजा परवेज़ अशरफ साहब की तरफ से और इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान की तरफ से, ये डिसऑनेस्ट है, ये मैलाफाइड है, ये डिस्टिंग्विश की जा रही है कि गैर कानूनी है, और ये ऐन मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का ये जो इलेक्शन स्केड्यूल है 25 सितंबर का, इसको रोक दे और ये 25 सितंबर के जो 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के ज़िमनी इंतखाबात हैं ये हो ही ना सकें, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने आज अपनी प्रेस टॉक के अंदर और फिर एक टीवी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने हिंट भी किया। लेकिन साथ ही तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कह दिया गया है कि अगर यहाँ इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब जो हैं ही इंटेंड्स टू स्टैंड ऑन ऑल दीज 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब ज़रा इमेजिन करें कि ये 9 सीटें, ये जो 9 सीटें हैं जहाँ इलेक्शन करवाने को PDM जा रही है, ये इलेक्शन कमीशन जो PDM का हिस्सा ही है बेचारा, वो जा रहा है, इन 9 हलकों से पहले ही तहरीक इंसाफ ने जीता हुआ है। ये तहरीक इंसाफ की पॉपुलर सीट्स हैं, और अगर इन सीटों पे खुद इमरान खान खड़े हो जाते हैं तो PDM का तो कुंडा ही हो गया। यहाँ कौन जीतेगा? इमरान खान खड़े होंगे तो कौन जीतेगा आजकल के माहौल के अंदर? ये तो फिर ना होने वाली बात है। सो यहाँ पे भी आपको नज़र आता है कि जब इमरान खान आपको खड़े नज़र आते हैं तो PDM का और इलेक्शन कमीशन जो PDM ही का हिस्सा बन चुका है बदकिस्मती से, उसका जो इंसेंटिव है यहाँ पे बाई इलेक्शन करने का वो भी यहाँ पे खासा रिड्यूस हो जाएगा। वो कौन माई का लाल होगा जो इमरान खान के मुकाबले में मौजूदा सूरत हाल में, मैं आज 2018 की बात नहीं कर रहा, 2013 की बात नहीं कर रहा, मौजूदा सूरत हाल में जो बिफरी हुई सियासत है उसमें कौन जाके यहाँ पे खड़ा होगा, कौन उसको वोट डालेगा, किस किस्म का इलेक्शन होगा? दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंजेक्चर एंड दिस इज़ अ जोक। दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ ने जो पोजीशन आज ली है फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम बहुत देर वेट नहीं कर सकते, हम ये तवक्को करते थे कि पंजाब के 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद ये जो शहबाज जरदारी हुकूमत है, ये शरीफ जरदारी हुकूमत है, ये खुद ही इसकी सेंस प्रिवेल करेगी और ये एक आम इंतखाबात का स्केड्यूल देंगे। और ये हकीकत है कि 17 जुलाई के इंतखाबात आने के बाद और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और हमज़ा शहबाज की चीफ मिनिस्टरशिप ख़त्म हो गई, पहले तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमज़ा शहबाज खुद ही इस्तीफ़ा दे देंगे, जो नेचुरल डेमोक्रेटिक तरीका था वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फारिग कर ही दिया और परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना ही दिया, तो एक आम तवक्को थी कि अब शरीफ जरदारी रजीम फ़ैसला करेगा कि हमें एक आम इंतखाबात की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि आम इंतखाबात को डिले करने की हर तरह से कोशिश हो रही है। ये वो चीज़ है जिसकी तरफ इशारा करके फवाद चौधरी साहब ने कहा
کہ تحریک انصاف کوئی بہت دیر تک اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتی. ہم انہیں زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ دے سکتے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آج ہم 5 اگست کی رات ہو گئی ہے اور اگلے 48 گھنٹے میں جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں ایک بہت بڑا اجماع کانگریگیشن، انہوں نے جلسہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم اسلام آباد میں ایک بہت بڑا اجماع آرگنائز کرنے کی ڈیٹ دیں گے، اور وہ ڈیٹ ابھی انہوں نے دینی ہے. اور یہ اجماع جو ہوگا وہ اسلام آباد کا بہت بڑا ایک کانگریگیشن ہوگا، بہت بڑا ہجوم ہوگا لوگوں کا، بہت بڑی کلیکشن ہوگی، اور پھر اس میں ہم ڈیمانڈ کریں گے اور ہم الیکشن ان سے ڈیمانڈ کریں گے. یہ ایک اسٹریٹجی انہوں نے، پولیٹیکل اسٹریٹجی انہوں نے انفولڈ کر دی. ایک طرف آپ کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کی ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایک تمام ریاست کے اداروں کو استعمال کرنے والی اسٹریٹجی نظر آتی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، جس میں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایف آئی اے کو یوز کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یوز کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایف پی آر کو یوز کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں ریفرنسز لے کے جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیکلیریشن کر دیں گے. اس کے جواب میں تحریک انصاف وہی آپشن ایکسرسائز کرتی نظر آ رہی ہے جو وہ کر سکتی ہے، جو پچھلے ویلاگز میں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو لوگوں کے پاس جانا ہوگا. تحریک انصاف کو اداروں سے، انسٹیٹیوشن سے، عدالتوں سے کوئی کلیئر ریلیف نہیں ملے گی. تحریک انصاف کو 2 لیول پہ لوگوں کے پاس جانا ہے. ایک انٹیلیجنسیا کے لیول میں جہاں سے نیریٹو شیپ ہوتا ہے، وہاں تحریک انصاف کو اپنی اسٹرگل سے پبلک نیریٹو کو چینج کرنا ہے، اور وہ کرتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو دونوں ایکٹس ہیں کہ ہم 9 کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن لڑیں گے عمران خان، ہم جلسہ کریں گے بہت بڑا، ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، ہم ان کو 30 دن دیتے ہیں، یہ وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جو آج تحریک انصاف نے انلیش کر دی ہے. اب میں 1-2 چیزیں، ایک پوائنٹس آپ کے سامنے رہتا ہوں، پھر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ اکثر یہ سنتے ہیں، گزشتہ کئی دنوں سے آپ یہ سن رہے ہیں، ہمارے دوست ویلاگرز یہ کہتے ہیں، لوگ سوشل میڈیا پہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر ٹیکسٹ میسیجز فلائی کرتے رہتے ہیں بڑی پازیٹیو امیدوں کے، نہیں فیصلہ ہو گیا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، بھی اکتوبر میں بعض چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، معاملے جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ قیاس آرائی کے اوپر بھی مبنی ہیں، اسپیکولیشنز بھی ہیں، اور اس کے اندر ایک ڈیلیبریٹ ڈس انفارمیشن اسپن ہے. پاکستان کا نظام اس ڈیلیبریٹ ڈس انفارمیشن اسپن کے اوپر کھڑا ہوا ہے. پتہ نہیں کب سے کھڑا ہوا ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40-50 سال سے اس کا یہی طریقہ ہے. یہ ڈیلیبریٹ اسپن یہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے جو آئیڈیاز ہیں پیرلل، ان کو لانچ کر دیا جاتا ہے، آئیڈیا 1، آئیڈیا 2، آئیڈیا 3، آئیڈیا 4. اور یہ ایک بیسکلی پبلک کی سائیکالوجی کے ساتھ، ان کے ذہن کے ساتھ کھیلنے کے لیے یہ ڈس انفارمیشن میسیجز جو ہیں ان کو لانچ کیا جاتا ہے، کہیں سے لانچ کیا جاتا ہے، جس میں تاثر یہ ہے کہ پاکستان کی سارے جو پولیٹیکل قیاس اور لڑائی جھگڑا ہے، اس کے پیچھے کہیں کوئی بہت سمجھدار قسم کا اندافع، ایک ڈیوینٹی، ایک بڑی کوئی پاورفل قسم کی تھنکنگ قسم کی کلاس، یا کوئی اینٹی، یا کوئی بڑا سمجھدار سسٹم جو ہے، یا کوئی بڑا سمجھدار ادارہ جو ہے، یا کوئی بڑا نیشن لونگ، قوم سے محبت کرنے والا کوئی ایسی فورس ایگزسٹ کرتی ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. جیسے گریک میتھولوجی کا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ انسان نیچے لڑ رہے ہیں، اوپر سے گاڈز جو ہیں وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب لوگوں کی لڑائی بہت بڑھ جاتی ہے تو گاڈز جو ہیں فیصلہ کرتے ہیں. اگر آپ میں سے جو لوگ گریک میتھولوجی سے واقف ہیں وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فلمیں بھی اسی قسم کی ہیں کہ گاڈز دیکھ رہے ہیں اور پھر گاڈز دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ لیٹس انٹروین اینڈ لیٹس فائنڈ اے سولوشن. یہ ٹوٹل بوگس کانسیپٹ ہے جسے پاکستان میں یوز کیا جاتا ہے بار بار یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر کوئی ڈیٹی، کوئی گاڈ، کوئی ڈیوینٹی ایگزسٹ کرتی. یہاں کخ نہیں ایگزسٹ کرتا. یہاں جو کچھ بھی ہے یہ ایک پولیٹیکل بیٹل ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، جسے میں نے ڈسکرائب کیا ہے. اسی پولیٹیکل بیٹل کے اندر سے سلوشن نکلے گا، اور وہ جو سو کال ڈیوینٹی ہے اس کو بھی اس سلوشن کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. ڈیوینٹی کی نہ نیت ٹھیک ہے، نہ ارادے ٹھیک ہیں، نہ ان کا کوئی اتنا لمبا چوڑا عقل بندی ہے، نہ سمجھداری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی اسی پوری پروسیس کا حصہ ہیں. صرف ہمیں ڈس انفارمیشن میں رکھا جاتا ہے، اور ہمارے بہت سے دوست ویلاگر، جرنلسٹ جو ہیں وہ اس ڈس انفارمیشن کو جسے ڈیلیبریٹلی پھیلایا جاتا ہے اس کو وہ بائی کر لیتے ہیں. We are in the middle of a very important political battle and struggle in the history of Pakistan that is going to define the soul of Pakistan. وہ struggle چل رہی ہے، جیسے جیسے یہ انفولڈ کرے گی ہم اس کا انالیسس کریں گے. Thank you so much.